आइए आगे देखते हैं। तो लेक्चर 3 आज होने चल रहा है और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। लेकिन हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे हम उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं जिनकी 11th की फिजिक्स पूरी तरीके से चौपट हो गई है। वो ये मान चुके हैं कि 11th में मुझे कुछ भी नहीं आता है और 12th की फिजिक्स उनकी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। मतलब या तो वो 12th की फिजिक्स में अपने आप को अनप्रोडक्टिव महसूस कर रहे हैं या फिर अंडर प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों कंडीशंस में आप आते हैं तो ये वीडियो या ये सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल हर एक टॉपिक को सीरियल से लेकर के तो चल ही रहे हैं, साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और अदर भी जो क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको 1 बाय 1 करके जैसे जैसे टॉपिक खत्म होती जाएगी वैसे वैसे हम यहाँ पर आपको कराते चलेंगे। ठीक है, तो जिनको फिजिक्स बहुत आती है, वो फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, ये मानते हैं कि उनको फिजिक्स में सब कुछ आता है, तो उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे जीरो से। फ़ायदा उनको भी होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन वाली सीरीज इसमें कराएंगे तब। ठीक है, तो जिनको फिजिक्स आती है थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, उनके लिए भी यहाँ पर मटेरियल है, उनके लिए भी पान मसाला इसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद मिलेगा। वो अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को बढ़ा करके लास्ट में देख लेंगे, जहाँ पे हम क्वेश्चन करा रहे होंगे वहाँ पे उनके मतलब की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। तो जैसे अगर हम लोग बात करें चार्ज की, तो चार्ज या तो पॉजिटिव होता है और या फिर नेगेटिव, दो ही तरीके के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन के कंपेयर में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, और अगर प्रोटॉन के कंपेयर में, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। जैसे अभी हम कोई पार्टिकल्स लें और इस पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रही है। और ऐसे ही अगर किसी पार्टिकल्स पे एक इलेक्ट्रॉन ला करके हम शिफ्ट कर दें, यहाँ पे इसके ऊपर रख दें, तो इस पर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। अब इसको अगर और डिटेल में हम लोग समझना चाहें तो बहुत आसान एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सोडियम का और क्लोरीन का। जैसे सोडियम की बात करिए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 281, और इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन है, नियॉन है। तो नियॉन के स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सोडियम एक तरीके से क्या हो गया कि भाई इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्यों हो गई, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11। लेकिन जब ये Na+ बन गया, जब ये Na+ बन गया तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 10, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो यहाँ पर प्रोटॉन के कंपेयर में इस पर क्या आ गई, डिफिशियंसी आ गई, और जब डिफिशियंसी आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। ठीक है, सेम ऐसे क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 17, 287। अब इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है, यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं, इनकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन है, आर्गन। जैसे पहली नोबल गैस हीलियम, दूसरी आपकी होती है नियॉन, तीसरी आपका है आर्गन, चौथी आपकी है क्रिप्टन, पांचवी आपकी है जीनॉन, और छठा आपका है रेडॉन, और सातवीं नोबल गैस जो है वो क्या है, ओगनेशियम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से कोई भी बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझिए, क्लोरीन
इस नोबेल गैस के नियरेस्ट में है। भाई यहाँ पे डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल आपको पीछे पढ़ाया गया होगा। तो जब आर्गन का ये नियरेस्ट है, तो आर्गन का नियरेस्ट होने की वजह से इसके पास आउटर सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाए तो 18 हो जाएंगे और आर्गन की स्टेबिलिटी को ये गेन कर लेगा। तो अगर Cl माइनस हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 8 8। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें 18, प्रोटॉन की बात करें 17। क्यों? यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? 17, प्रोटॉन कितना है? 17। अब क्या हो गया? प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया। तो जब प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया तो ये बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? तो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि किसी भी पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन जब हम यहाँ से हटा देते हैं तो इस पार्टिकल पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है और उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोल दिया जाता है। ऐसे ही अगर इस पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रॉन ला करके हम शिफ्ट कर दें तो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। मतलब क्या हो गया कि किसी भी पार्टिकल से या किसी भी बॉडी से कंप्लीटली ई इलेक्ट्रॉन को ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर हम E/2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इवन ये भी है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? भाई ये तो छोटा था, इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये तो इससे बड़ा है, इसको तो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही? प्रॉब्लम ये आ रही है कि 1.5 को हम लिख सकते हैं E प्लस E/2। अब E तो ट्रांसफ़र कर दोगे आप, लेकिन E/2 कहाँ से लाओगे? भाई E/2 कहाँ से लाओगे? नहीं ला पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी पॉसिबल नहीं है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी, ये सोच रहे होंगे कि सर E तो ट्रांसफ़र हो गया ना, बचेगा तो केवल हाफ E है, यही बचेगा। ऐसा नहीं है बच्चा, ऐसा नहीं है कि आप 2.5 E ट्रांसफ़र कर दोगे, 2.5 E में 2E प्लस E/2 बनेगा तो 2E ट्रांसफ़र हो जाएगा, E/2 बचा रहेगा। ना 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 ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अभी हम देखें, जो हमारे यहाँ पापा की परियां हैं, तो अब मान लीजिए कोई शादी प्रोग्राम, फंक्शन, कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, तब भी वैसे नॉर्मली भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि प्रिपेयर होने के लिए ये नेल में क्या लगाते हैं? नेल पॉलिश क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो जो नेल पॉलिश वगैरह है वो अपना ये लोग यूज करते हैं। तो नेल पॉलिश यूज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी शॉप कर गई और इन्होंने शॉपकीपर से कहा कि भैया मुझे नेल पॉलिश दे दीजिए, तो क्या करेगा? अपनी दुकान से एक डिब्बी निकालेगा और इनको पकड़ा देगा। अब अगर ये उस शॉपकीपर से कहें तो भैया ऐसा है, मेरे पास पैसे की कमी है और मुझे किसी फंक्शन में जाना है और हम अपने घर से एक डिब्बा लेकर के आए हैं, पॉकेट में से डिब्बा निकाल करके और उसको दिखाते हैं, कहते हैं भैया मेरे इस डिब्बे में जो है ये मेरा खाली डिब्बा है, ऐसा करिए कि आज भर की नेल पॉलिश मुझे दे दीजिए, उसका पैसा हम दे दे रहे हैं। तो क्या वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा। अगर मान लीजिए एक कलर की नेल पॉलिश को उन्होंने लिया और उनको दूसरे की ज़रूरत है, तो कहेंगे भैया मुझे दूसरी दे दो, तो क्या करेगा? एक दूसरी डिब्बी निकाल करके दे देगा। ऐसा नहीं करेगा कि उसमें से आधा निकालेगा और आपको आधा दे देगा, आधा अपने पास रख लेगा। ऐसा कभी नहीं करेगा, ठीक है? और ना कोई करता ही है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको तीसरी नेल पॉलिश चाहिए, चौथी नेल पॉलिश चाहिए, तो कंप्लीट एक डिब्बी ही आपको मिलेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब क्या हो गया? आधी डिब्बी, 1/3, 2/3, 4/3, कोई भी थर्ड निकालिए, 2/5 निकालिए, कोई भी पार्ट वो आपको नहीं देगा। देगा तो एक कंप्लीट पार्ट ही देगा। तो इस वजह से चाहे 1.5 भी हो, चाहे 2.5 भी हो या फिर 1.3 हो, किसी भी फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट में इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर या एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स पर, जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी वो मिनिमम ई होगी या ई का मल्टीपल होगा। ठीक है? ई का मल्टीपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो एक बात आप ध्यान से समझिए, एक बात आपको क्लियर हो गई।
कि पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, वो क्या होता है? ई होता है। ई को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल चार्जेज। फंडामेंटल चार्ज मतलब मिनिमम एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट चार्ज। क्या बोला गया? मिनिमम एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट चार्ज। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा जो बात बोली जा रही है। ऐसा नहीं है कि इससे छोटे या इससे बड़े चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंटली मिनिमम इंडिपेंडेंट, तो कोई इस सेंटेंस में थोड़ा सा इसको हम मिनिमम एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट चार्ज, कोई बात नहीं है, ठीक है। मिनिमम एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि पूरी दुनिया में इंडिपेंडेंटली जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो क्या है? ई है। और ई की जो वैल्यू होती है वो ई की वैल्यू होती है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से आइडिया क्या लगा कि ई का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यही इंटीग्रल मल्टीपल ही क्या बनाता है? क्वांटाइजेशन। क्या बनाता है? क्वांटाइजेशन। तो आइए फिर क्वांटाइजेशन की आपको डेफिनेशन सिखाते हैं और क्वांटाइजेशन का काज क्या है वो बताते हैं, और साथ ही साथ आपको हम यह भी बताएंगे कि ई से छोटे भी चार्ज एग्जिस्ट करते हैं बट वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी हेडिंग लगाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट। मतलब अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट मतलब क्या हो गया? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जरा समझिए। द चार्ज ऑन एनी बॉडी, इससे लिखते हैं, ब्लू ही लिखे या ब्लैक ले सकते हैं। द चार्ज ऑन any body, the charge on any body always exist. The charge on any body always exist an integral multiple of fundamental charge। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? प्लस माइनस एन ई। मतलब ई का क्या होगा? मल्टीपल।
और यहाँ पर n क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 पुट कर दोगे तो ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, अच्छा नहीं लिखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। मीन्स क्या हुआ कि q इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e डॉट डॉट। मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी से जो भी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं वो या तो प्लस माइनस 1e, या तो प्लस माइनस 2e, या तो प्लस माइनस 3e। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, काज ऑफ क्वांटाइजेशन। काज ऑफ क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइजेशन का काज क्या होगा? क्वांटाइजेशन का मतलब तो समझ गए होंगे, अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट का जो काज है वो क्या है, ठीक है। तो इसका काज क्या है, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटीग्रल मल्टीपल चार्जेज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, या ऐसे कह सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ charge the transfer of charge in an integral multiple of देखिए अब हम लोग देख लेते हैं काज ऑफ क्वांटाइजेशन। काज ऑफ क्वांटाइजेशन, तो काज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यही लिख देते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल multiple, the transfer of integral multiple of electron from one body to another body। मतलब क्या हो गया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं यही काज बनते हैं किसके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे अभी रिसेंट डिस्कवरीज में ऐसा देखा गया है कि जो आपके अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये कंपोज्ड हुए हैं किससे, क्वार्क से। ये किससे मिलकर के बने हुए हैं, क्वार्क से। और जो क्वार्क के ऊपर चार्ज होता है वो प्लस माइनस 1/3e और प्लस माइनस 2/3e। बट जो क्वार्क्स हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यही वजह है कि जो क्वांटाइजेशन है वो भी अब भी ई ही है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान देना है, किस बात पे, कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये कहाँ पर हैं, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जो भी इनकी एक्टिविटी होगी, जो भी कुछ होगा वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन होगा, इंटरैक्शन होगा, रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, जो भी इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी
मतलब जिस भी तरीके के चेंजेज आएंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होंगे। जरा समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रिसेंट डिस्कवरी है वो क्या शो करती है। थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, तो स्टेटमेंट लिख दें तभी आपके लिए नोट्स बनाना या याद रखना आसान रहेगा। इसको भी हटा दें। तो जरा समझिए, ऐसा नोट करके आप नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर लीजिएगा। नोट द रिसेंट डिस्कवरी सोज, हमें रिसेंट डिस्कवरी से क्या पता चला। द रिसेंट डिस्कवरीज सोच क्या सोच करती है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सोच दैट elementary particles such as proton and neutron are composed of quarks, ठीक है। ये किससे मिलकर के बने हुए हैं? क्वार्क्स से। क्वार्क्स एंड हैविंग +-1/3e and +-2/3 charges, but quarks do not exist independently मतलब क्या हो गया कि ये नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। therefore quantization of charge still remains E। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर के बने हुए हैं? क्वार्क से। और जो क्वार्क हैं, क्वार्क के पास जो चार्जेज हैं वो कितने हैं? +-1/3e एंड +-2/3e। और ये क्वार्क जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यही वजह है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो अब भी E ही है। पहले भी E था और अब भी E है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रहे इस बात का कि जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो अभी इस पे एक न्यूमेरिकल्स भी हम आपको करके प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो ये चार्जेस +-3e 1/3e +-2/3e ये कहाँ पर एग्जिस्ट लाई करते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। बाहर जो है अभी भी मिनिमम एग्जिस्टिंग चार्ज क्या है? E ही है, ठीक है। यही वजह है कि इनके एग्जिस्ट होने के बावजूद भी आपका जो क्वांटाइजेशन है वो हमेशा क्या बना हुआ है? E बना हुआ है, ठीक है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल्स करके वेरीफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्वार्क को आपको
डिफाइन करा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे पास क्वार्क्स जो हैं वो कितने हैं और कितने टाइप्स के हैं, उनका सिंबल वगैरह क्या है। तो देखिए हम लोग बात किसकी करने चल रहे हैं, क्वार्क्स की। तो नेम ऑफ क्वार्क, नेम ऑफ क्वार्क, सिंबल ऑफ क्वार्क्स, और क्या, चार्ज ऑन क्वार्क। और इसके बेसिस पर आपकी एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, जस्ट इसी के बाद हम उस न्यूमेरिकल्स को करेंगे और इन सारी बातों को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अप डाउन, अप डाउन, अप का सिंबल क्या होगा, यू, डाउन का क्या होगा, अप पर जो चार्ज होता है वो +2/3e, डाउन पर जो होता है वो -1/3e, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, चार्म, स्ट्रेंज, तो चार्म का C, स्ट्रेंज का s, चार्म पर कितना चार्ज होगा +2/3e, स्ट्रेंज पे कितना होगा -1/3e, और क्या है, टॉप बॉटम, तो टॉप को स्मॉल t से, बॉटम को स्मॉल b से, तो टॉप पर कितना चार्ज होगा +2/3e, और बॉटम पे कितना चार्ज होगा -1/3e, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे नेचर में जो क्वार्क एग्जिस्ट करते हैं, ये टोटल कितने टाइप्स के क्वार्क्स हैं, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल 6 टाइप्स के क्वार्क्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इन्हीं क्वार्क से मिल करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बने हुए हैं। इसी के बिहेव पे आपको पता चलता है कि प्रोटॉन क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्यों चार्ज लेस होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल रिलेवेंट क्वेश्चंस है, वो हम कराएंगे, ठीक है।